अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मारुख है। आज मेरी मेहमान डॉक्टर सिद्रा अहमद हैं। डॉक्टर सिद्रा अहमद से मेरी मुलाकात जो है कोई गुड वुमेन्स हॉस्पिटल में हुई थी। काफ़ी इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी है इनकी। डॉक्टर सिद्रा, मैंने आपके बारे में सुना भी है और देखा भी है कि आप जो है ना किताबें बहुत पढ़ती हैं। आपके हाथ में मैंने अक्सर ना किताब देखी है और वो साइकोलॉजी या फिजियोलॉजी या एनाटमी की किताब नहीं होती। वो या तो इंग्लिश की कोई किताब होगी या सिंधी की कोई किताब होगी या उर्दू की कोई किताब होगी। तो आपको ये पढ़ने का जो शौक है ये कब से है और कैसे बना, और ये जो कीड़ा है ना किताब पढ़ने का, ये दूसरे बंदे में कैसे आए? हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। मुझे जो है याद है बचपन में ना मैंने जब सब कहते थे स्कूल जाओ, तो मुझे स्कूल जाने से बहुत चिढ़ आती थी, लेकिन मुझे किताबें बड़ी दिलचस्प लगती थी। और मुझे मेरी जो पहली किताब याद है ना, चूँकि अम्मी ने मुझे पढ़ाया था, सिंधी पढ़ाया था, और मेरी जो फर्स्ट बुक थी ना वो फेयरी टेल्स की किताब थी और मुझे अभी तक वो फेयरी टेल्स याद हैं। तो मुझे उससे मेरी इमेजिनेशन बहुत मज़बूत बन गई थी। मैं इमेजिन करती थी कि एक फेयरी होना कैसा होता है, वो कैसे फूलों को सजा रही है, वो कैसे मौसम तब्दील, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड शायद बाद में आया था, लेकिन ऐसा लगता था कि फेयरीज ना एज अ बच्चे का जो माइंड होता है, जो 4 साल का बच्चा है, तो उसका वो माइंड ना परसीव करता था कि ये मौसम तब्दील हुआ है ना किसी फेयरी ने किया है, और अभी जो बारिश हुई है फेयरी ने की है, और ये फ्लावर जो है येलो से जो और वाइट हुआ है या रेड हुआ है, जो कलर डिस्कलरेशन आ रही है, वो पेंट करती हैं, फेयरीज करती हैं पेंट। या बहुत मतलब कि वो बड़ी खूबसूरत मेरी इमेजिनेशन थी। तो फिर ना वहाँ से जो है ना मैंने देखा कि लोग भी जो बात करते हैं ना, मेरी इमेजिनेशन इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं बनती है, लेकिन जब मैं रीड करती हूँ तो मेरी इमेजिनेशन फिर बहुत स्ट्रॉन्ग बनती है। तो आप उसमें गुम हो जाते? गुम हो जाती हूँ। तो एज ए स्टूडेंट आई वॉज अ वेरी डिफ़िकल्ट स्टूडेंट, और आई थिंक मेरे जितने भी उस्ताद हैं, जो मेरे क्लोज जो टीचर्स हैं, वो सब बताएंगे कि मैं लाइक नॉर्मल जैसे लोग पढ़ सीखते हैं ना, मेरा वो तरीका नहीं होता है। मेरा कोई डिफरेंट, मुझे हमेशा इस उस्ताद वैसे मिले हैं जो कि बहुत कम होते हैं, लेकिन उनको मुझे पढ़ाने का एक दूसरा तरीका इख्तियार करना होता है। और मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे उस्ताद मिले भी, कोई मुझे गिव अप नहीं कर पाया। शायद इस वजह से, क्योंकि मेरी कोई होगी केयरिंग पर्सनैलिटी होगी, तो सब उनको होता था चलो इसको इस पे दोबारा ट्राई कर लेते हैं, हम डिफरेंट तरीके से करते हैं। तो मेरी फिजिक्स केमिस्ट्री ये सारी चीज़ें भी ऐसे ही थी, क्योंकि मेरी आदत है इमेजिनेशन करने की। मैं जब तक चीज़ें इमेजिन नहीं करती हूँ तब नहीं करती हूँ। अब तो हालत ऐसी है कि अब तो किताब ना पढ़ो तो क्रेविंग होती है, लाइक कहीं पे बैठी होंगी और अचानक से दिल करेगा कि यार किताब की बड़ी क्रेविंग हो रही है, कोई बुक मिल जाए मुझे। तो ये है। नाइस, डू यू लोग थिंक इट्स अ गुड हैबिट? इट्स अ लाइफ सेविंग हैबिट। सबको करना चाहिए। लाइफ सेविंग, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी में अभी मतलब इतनी भी ऐसे ज़िंदगी नहीं गुजरी है, लेकिन जितनी गुजरी है उसमें जो फॉल्स आए हैं मेरे, तो उसमें मुझे किताबों ने बहुत बचाया है। उन्होंने मुझे बचाया है। लाइक इतने मेरे वीक मोमेंट्स आए ज़िंदगी के, और फिर मैंने किताब उठाई, मैंने उसको पढ़ना शुरू किया, तो मैं डिस्ट्रैक्ट हो पाई। तो आई थिंक ये आदत बहुत अच्छी है और पढ़ना चाहिए, बहुत पढ़ना चाहिए। अच्छा, मैं कोशिश करती हूँ, मतलब मेरे पास है थोड़ी बहुत ज़ख़ीरा किताबों का, बट मेरी वो होता है ना कि फ्रीक्वेंट रीडर जो होता है, वो चीज़ नहीं हो पाती, पता नहीं क्या वजह है। तो आप मुझे बताएं कि आपने रिसेंटली कौन सी ऐसी 3 किताबें पढ़ी हैं, उसके बारे में मुझे बताएं। रिसेंटली मैंने जो है किताबें पढ़ी हैं। अच्छा, मैं किताबें जो है ना आपके पास जेनरिक होता है। कभी मुझे याद है बचपन में हम बड़े फेयरी टेल से शुरू किया था, फिर रिलीजियस किताबें बहुत ज़्यादा पढ़ी, फिर मैंने सूफीज़्म की किताबें पढ़ी थी, और उसके बाद फिर अपनी मेडिकल की, क्योंकि मेडिकल लिटरेचर भी बहुत आता है, वो पढ़ी, और उसके पढ़ने के बाद फिर मैं हिस्ट्री में काफ़ी इंटरेस्टेड रही कि तारीख़ क्या है, तारीख़ की किताबें पढ़ते थे। लेकिन लाइक जब मैंने एटम और सेल को डिटेल से पढ़ा, तो फिर मैं पहुंची इंसानों पर कि इंसान कैसे हैं, इंसान क्यों ऐसे हैं, या इंसान सोचते कैसे हैं, क्या है। तो फिर मैं साइकोलॉजी जो है उसमें इंटरेस्ट लिया, और साइकोलॉजी में इंटरेस्ट मैंने तब लिया जब मैंने फ्लड्स में काम किया था। यहाँ पाकिस्तान में 2022 के बहुत बुरे फ्लड्स आए थे। तो ठीक है, मिजरीज अपनी जगह पर हैं, लेकिन मसले मसाइल भी बहुत हैं, बहुत है, लाइक नॉर्मल नहीं है। गुर्बत के साथ वो चीज़ें सप्लीमेंट हो जाती हैं, लेकिन मैंने देखा कि जो लोगों की
ये जो हमारी साइकोलॉजी है ना, जैसे एज अ डॉक्टर हमें पता है फर्स्ट एड की कितनी इंपॉर्टेंस होती है ना, कि जल्दी से किसी को जख्म लगाया, किसी को कोई चीज़ चाहिए काट दी, उसको उसी वक्त लगा लिया। फर्स्ट एड की हमेशा आता, अभी हर घर में फर्स्ट एड बॉक्स होता है। तो मैंने तब एक चीज़ सीखी थी और खुद से मेरे माइंड में आई थी कि एक साइकोलॉजिकली फर्स्ट एड भी होना चाहिए। तो साइकोलॉजिकली फर्स्ट एड में क्या है कि कोई भी इंसान दूसरे इंसान को सिर्फ सेफ फील करवाए, जस्ट बाय लिसनिंग, उसको अच्छे से लिसन करके और उसकी प्रॉब्लम को एम्पैथेटिकली सुनकर और उसकी कम्युनिकेशन को दूसरे लोगों की तरफ लाइक एक कनेक्शन वाला सेंस ऑफ बिलोंगिंग फील करवाए। तो ये साइकोलॉजिकली फर्स्ट एड के तरफ से ना मैंने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया था। तब मैंने सोचा कि वो बड़ा इफ़ेक्टिव रहा था। वहाँ पे जितनी भी औरतें थी वो बड़ा सेफ और सिक्योर फील करती थी और मेरे पास भी आती थी और मेरी सारी मिडवाइफ्स के पास वो जाती थी। उनको बहुत अच्छा लगता था। हमें कभी किसी को मिन्नतें नहीं करनी पड़ती थी कि हम लोग आपके लिए ये करेंगे वो करेंगे। वो खुद हमारे पास आती थी क्योंकि उन्होंने एक दोस्त समझ लिया था हमें। तो तब से ना मैंने साइकोलॉजी में काफ़ी इंटरेस्ट लिया है। तो मेरी जो अभी रिसेंटली मैंने किताब पढ़ी वो है अडोल्फ अल्डर की अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन नेचर। तो अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन नेचर जैसे नाम से ही जाहिर है ना कि ये किताब किस बारे में है। ये जो है अडोल्फ अल्डर खुद फिजिशियन थे, साइकोलॉजिस्ट थे। उन्होंने ये किताब लिखी है और वो बताते हैं कि कोई भी इंसान ऐसा क्यों है। और इस किताब की इम्पोर्टेंस ये है कि आपके अंदर सेल्फ अवेयरनेस आ जाती है। आपको खुद की पता होता है कि यार इस चीज़ ने मुझे ट्रिगर क्यों किया। और वो ट्रिगर हमेशा आपकी जो आपने जर्नी गुजारा होता है ना, आपकी लाइफ के कहीं ना कहीं पर वो जो है ना आपको टच कर रहा होता है। तो एक तो ये चीज़ थी उस किताब में। दूसरा ये था कि आपकी जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स हैं, आप लोगों के साथ कैसे हो, इवन कोई आपके साथ बुरा भी करे लेकिन फिर भी आपने अपने पीस को कैसे मेंटेन करना है, कैसे उस चीज़ को लेकर आगे चलना है। आपने रिएक्शन देने के बजाय रेस्पॉन्स कैसे करना है चीज़ों को। तो ये जो है ना वो किताब बताती है। ठीक है। अगर कोई आपको ज़िंदगी में ऐसे इंसान मिल जाते हैं जो कि कुछ मैनिपुलेटिव होते हैं, आपको प्लस माइनस करते हैं, तो उसमें भी ना आप उनकी ना रेड फ्लैग्स जान लेते हो। तो ये किताब बहुत दिलचस्प लगी मुझे और इसने ना काफ़ी मेरी ज़िंदगी पे पॉजिटिव अफेक्ट छोड़ा। और मैं क्योंकि ह्यूमन नेचर जब समझ आ गई ना, तो इवन आप कोई आपके साथ गलत भी करता है ना तो भी आप उसको ना फॉरगिव कर लेते हो। पीछे आपका वो बन रहा होता है आपको तो पता, मेरे उस्ताद डॉक्टर शेषा हैं, उनकी मुझे एक ही चीज़ याद है। वो कहते हैं कि इंसान को ना दूसरे इंसान को फॉरगिव करना चाहिए। तो मेरे लिए कभी ये बड़ा मुश्किल काम होता था। मतलब क्यों ये वाला था, क्योंकि मैं एहतजाजी लड़की हूँ एक्चुअली। लेकिन ये किताब पढ़ने के बाद मैं सोचती हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छी सीख दी है मुझे। तो आप जब कोई मैनिपुलेट भी आपको करता है, आप उसको भी फॉरगिव कर देते हो, लेट इट गो कर देते हो, गिव अप कर देते हो कि ठीक है कोई मसला नहीं है। वो तब जब आप उसकी मतलब कॉज नहीं, रूट कॉज पे काम करती है। बहुत सारी ऐसी किताबें आती हैं जो मोटिवेशनल होती हैं, तो ये मोटिवेशनल किताब नहीं है। ये एक एक पैराग्राफ पे आप सोचते हो और आप हैरान हो जाते हो कि यार ओ अच्छा, ऐसे वाले बहुत सारे लम्हे आते हैं आपकी लाइफ में। तो इट्स सो इंटरेस्टिंग। ज़बरदस्त। तो एक तो ये किताब थी। अच्छा, आपने अभी बात के दौरान ना रिस्पॉन्ड और रिएक्ट के दो अल्फाज इस्तेमाल किए, इसमें क्या फ़र्क है? ओके ये इसका मसला ऐसा है, जैसे आपको पता है नी जर क्या होता है एज ए मेडिकली ना, किसी ने ऐसे हथौड़ा मारा, आपने टक करके मारा, ये रिएक्शन है। अच्छा। हाँ, रेस्पॉन्स ये होता है कि किसी ने आपको हिट किया, आपने पॉज लिया और आपने उस बंदे को देखा, आपने सिचुएशन को देखा, आप खुद पर आपको कैसा फील हुआ वो देखा। वो सब देखने के बाद फिर आप दिमाग से पूछते हो कि अब मुझे इस चीज़ को कैसे रिफ्लेक्ट बैक करना है। तो वो रेस्पॉन्स बन जाता है और वो डेंजरस नहीं होता, वो डिस्ट्रक्टिव नहीं होता, वो तोड़ता नहीं है। नी जर्क जो होता है ना, किसी ने मुझे मारा, उन्होंने कहा तेरी मतलब लाइक हम लोग ना ऐसे शुरू हो जाते हैं कि व्हाट डू यू मीन, ऐसे शुरू हो जाते हैं। तो वो नहीं होता है इसमें। तो ये होता है। और तो इंसान को हमेशा ना रिस्पॉन्स करना चाहिए, रिएक्टिव नहीं होना आई चाहिए। थिंक हमारे लोग ज़्यादा रिएक्टिव हैं। हम सब रिएक्टिव हैं। हाँ, क्योंकि हम समझते नहीं है ना कि दूसरा इंसान हमारे साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। जब हम इंसानों की नेचर को समझेंगे ना, तो हम व्हाट इज ह्यूमन इज जस्ट टू बी अ काइंड।
दैट्स इट। तो अब वो काइंडनेस अगर वो परसू करनी है तो वो क्या उसका हो सकता है, क्या उसके समझे कि क्या तरीक़ेकार होने चाहिए, तो वो तब है जब हम इंसानों को समझें। समझेंगे। यस, ये काफ़ी अच्छी किताब थी। बिल्कुल अच्छी थी। ये एंड आई मेरा इंटरेस्ट पीक किया है इसने। आई वुड रीड इट। यस। अच्छा, दूसरी कौन सी किताब पढ़ी आपने? अच्छा, एक और किताब मैंने पढ़ी व्हाट इज़ मैन। व्हाट इज़ मैन? ये जो है हरमन हेस ने लिखी है। वो एक जर्मन स्विस जो है नोवेलिस्ट है। उनकी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग किताबें हैं, बहुत ज़्यादा। उनकी मैंने फेयरवेल टू आर्म्स मैंने पढ़ी थी, पहली किताब। मैं उससे भी काफ़ी इम्प्रेस थी। और अभी मुझे मेरी नज़र में ये मुझे डॉक्टर निज़ाम दामानी ने रिकमेंड की थी किताब ना। वो जो है खुद भी बहुत पढ़ते हैं। वो WHO में इन्फेक्शन कंट्रोल चीज़ें देखते हैं, लेकिन ही इज़ माय गुड फ्रेंड इन अ वे कि हम लोग किताबों की बहुत बातें करते हैं। तो जो है उन्होंने मुझे किताब दी व्हाट इज़ मैन। इसमें ना कन्वर्सेशंस हैं। अच्छा। ये कोई ऐसी नहीं है कि पैराग्राफ थिक नॉवल नहीं है, इस तरीके नहीं है। इसमें एक ओल्ड मैन है, OM है ओल्ड मैन, और YM है यंग मैन। अब इन दोनों की कन्वर्सेशंस की किताबें हैं 300 पेजेस की। अब वो उससे पूछता है कि ज़िंदगी क्या है, मकसद क्या है, जैसे बच्चे सवाल करते हैं ना, इस तरह की कन्वर्सेशन है और जवाब इतने इंटरेस्टिंग है। द थिंग इज़ कि हम लोग सोचते हैं, फॉर इंस्टेंस अगर मैं फिलेंथ्रोपिस्ट हूँ, ठीक है, आप ये समझेंगी मारूफ के ना, वाह डॉक्टर सिद्रा फिलेंथ्रोपिस्ट हैं ना, वो कितना अच्छा काम करती हैं। बट द फैक्ट इज़ मैं फिलेंथ्रोपिस्ट इसलिए हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ, ठीक है। अगर मैंने प्रेफर किया है कि मैं ठट्ठा में या सुजावल के किसी गांव में जाके काम करूँ, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर कोई अट्रैक्शन है, कोई पुलिंग फोर्स है। अब मतलब हम लोग बड़े वियर्ड हैं। हम लोग कहते हैं यार वो पता है वो कराची की ग्रेजुएट है लेकिन वो जाके वहाँ पर काम कर रही है। इसमें ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ ठीक है, अच्छा है वो करिए, लेकिन द थिंग इज़ कि वो उसकी अपनी आदत है, उसको अच्छा लगता है, उसको नींद आएगी, उसको पीस मिल रहा है, तभी वो ऐसा काम कर रहा है। तो ये जो है ना बताता है कि इंसान एक्चुअली कैसे क्यों रिएक्ट कर रहा होता है। अगर कोई अच्छा है तो वो क्यों अच्छा है, अगर कोई बुरा है तो वो क्यों बुरा है, ये बताती है। और उसकी जो बहुत फेवरेट लाइन थी ना वो ये थी, मैं हमेशा एज अ चाइल्ड समझती थी, क्योंकि वो बचपन में सब बताते हैं ना, जैसे हिटलर की बात होती है तो वो कहते हैं कि यार वो हिटलर जो है ना उसका अपना चाइल्डहुड इतना डिफ़िकल्ट था, तो इसलिए वो इतना रिएक्शनरी बना था। बट द फैक्ट इज़ जो ग्रीफ है ना, इट डजंट चेंज यू, इट रिवील्स यू। ये किताब से मैंने से सीखा कि जब एक गम आपको मिलता है या तकलीफ़ें जो ज़िंदगी में आप पे आती हैं ना, वो आपको चेंज नहीं करती हैं, वो आपके अंदर का जो इंसान है ना उसको बाहर ला आती हैं। तो ऐसा नहीं है कि ओ मैं सख्त हो गया हूँ क्योंकि मेरे साथ ये हुआ है, नहीं, आप सख्त थे, आपने एक कवरिंग लगाई हुई थी। अब एक्चुअली जब रियलिटी ने हिट किया है तो आप बाहर आ गए हो। तो ये मैंने इस किताब से सीखा। ओके। तो ये हो गई 2 किताबें। एक और जो लास्ट बताएं। लास्ट जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग किताब है। और आई रियली विश कि मैं उनसे मिल सकूं। उनका नाम टर्किश ऑथर हैं, वो कॉलम्स लिखती हैं और किताबें लिखती हैं। उनका नाम है आयतुमस कुरान, कुछ इस तरह का नाम है। उन्होंने किताब लिखी है नेशनल स्ट्रेंजर्स, ये किताब है। अच्छा, इस किताब की जो दिलचस्प बात है वो ये है, वो जैसे ना मुझे याद है उस किताब का जो पहला पेज है, वो बंदी लिखती है कि मैंने अपनी माँ को फ़ोन किया है और उसको मैंने कहा है कि मैं घर वापस नहीं आ रही हूँ। वो कहीं और चली गई है, किसी और मुल्क में चली गई है और कहती मैं वापस नहीं आ रही हूँ। उसकी माँ कहती है कि ठीक है, नहीं आओ। तो वो बंद हो जाता है फ़ोन, लेकिन उसके बाद फिर उसका जर्नी कैसा है, इस चीज़ ने उसको कैसा इम्पैक्ट किया। हम लोग तो वो बात करती है जो एग्ज़ाइल लोग हैं, जो होमलेस हो जाते हैं, या जैसे डिसलोकेटेड लोग हो जाते हैं, या डिस्प्लेसमेंट हो जाती है, या जैसे हमारे जैसे लोग हैं जो कि पाकिस्तानी होकर कहीं और रह रहे होते हैं। होमलेस जितने भी लोग हैं उन पर क्या क्या गुजरती है, उनके क्या क्या सफ़र होता है, और उस पर फाइनेंशियली, पॉलिटिकली, सोशली कितना प्रेशर होता है, और अपना साइकोलॉजिकली कितना प्रेशर होता है, इमोशंस आपकी कैसे ड्रेन हो रही होती हैं,
उस सब की ये बात करती है। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि वो ये कहती है कि हम ही सिर्फ होमलेस नहीं हैं। जो किताब का नाम क्या है, नेशनल स्ट्रेंजर्स। कभी कभार, क्योंकि होम का मतलब क्या है, सेफ्टी। किसी भी होम का मकसद जो होता है ना, वो होता है सेफ्टी, कि आप कितने सेफ हो। तो थिंग इसके इवन जिस वो टर्की की है, उन्होंने टर्की पे काफ़ी क्रिटिसाइज किया है। वो कहती हैं कि टर्की में क्या लोग सेफ हैं? जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, हम लोग सेफ तो नहीं होते हैं ना, क्योंकि हम लोग तो यहाँ पर वो सारी चीज़ें हो रही हैं जहाँ पे हम नहीं चाहते हैं। यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव पर लेवल पर, पॉलिटिकल लेवल पर ये सारी चीज़ें हो रही हैं जो कि हम पे इतना इम्पैक्ट करती हैं, और इवेंचुअली हम सेफ नहीं रहते हैं। तो आप लोग नेशनल स्ट्रेंजर्स हो गए और हम जो है इंटरनेशनल स्ट्रेंजर्स हो गए, बट आप लोग भी होमलेस हैं और हम लोग भी होमलेस हैं। ओके, द थिंग इज कि जब हम सारे होमलेस हैं, तो मिलकर हम लोगों ने क्या करना था, हमने तो होम को बचाना है ना, लेकिन हम क्या करें, हम आपस में लड़े जा रहे हैं। हम एक दूसरे को की बहुत टांग खींच रहे होते हैं, हम एक दूसरे पे बड़ा क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं। द थिंग इज, हमने तो सिस्टम पे क्रिटिसाइज करना था, हमें तो एक दूसरे के साथ नहीं क्रिटिसाइज करना था, किया उसको पॉइंट आउट करना था। हाँ। तो थिंग इज कि जब आप भी होमलेस हो, मैं भी होमलेस हूँ, तो हमें तो एक दूसरे के साथ बहुत कनेक्शन होना चाहिए, हमारी तो बहुत एक दूसरे के साथ दोस्ती होनी चाहिए, हम लोग तो बहुत फ्रेंडली होने चाहिए आपस में, एक दूसरे को सपोर्ट करें। बट ये सिस्टम उल्टा हो गया है। तो ये किताब भी इंतहाई नेक्स्ट लेवल पे काइंडनेस सिखाती है। तो या दिस वाज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग। एंड आपको क्या लगता है कि इन तीनों में से आपकी सबसे फेवरेट अभी तक कौन सी रही है? ओके, जो ये लास्ट वाली किताब है, ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल किताब है। तो मैं जहाँ जहाँ जाती हूँ इस किताब को डिफेंड कर रही होती हूँ, और जो काफ़ी लोग हैं उनको थोड़ा मसला होता है, लाइक क्योंकि जब आप बहुत किताबें पढ़ते हैं ना, तो आपको पता होता है कौन कौन से लोग हैं जो किताबें में इंटरेस्टेड होते हैं। तो आप लोग ना, जैसे मेरा वहाँ पर बिग बुक क्लब है, वहाँ पे भी मैं किताबें हम रीड करते हैं और सारा कुछ करते हैं, तो थोड़े डिफरेंट पॉइंट आ जाता है। तो थोड़ी ये कंट्रोवर्शियल वाली किताब है, अदरवाइज ये मुझे अच्छी लगती है, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट इज अंडरस्टैंडिंग द ह्यूमन नेचर। यस, आई थिंक कि मुझे भी जो सुन सुन के जो जिसने पीक किया है मेरा इंटरेस्ट, दैट वुड बी अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन नेचर। एंड आई वुड ट्राई कि मैं जो है ना ये किताबें पढूं, इवन दो थोड़ी आदत कम है, बट आई विल डेवलप दिस, इट्स अ गुड हैबिट डेफिनेटली। वेरी गुड हैबिट। लास्ट में सवाल ये है कि नौजवान नस्ल को क्या करना चाहिए कि वो पढ़ना स्टार्ट कर दे, क्योंकि हमारी नौजवान नस्ल नहीं पढ़ती। अच्छा, ये पेरेंट्स पर जिम्मेदारी है। नौजवान नस्ल तो बेचारी बाद में आती है, पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को शुरू से ही ये आदत पता। अच्छा, जैसे मैंने बताया कि एक बाबा हमें किस्सा बताते हैं कि एक बुजुर्ग खातून होती थी, वो रोज़ाना क्या करती थी, अपने बच्चों के सामने किताब उठा के पढ़ रही होती थी। तो बच्चे होते थे, खेलते थे, और वो देखते थे अम्मा पढ़ रही, तो वो लोग भी पढ़ते थे। जब वो बच्चे थोड़े प्यूबर्टी पे हिट किया, तो उनके फादर की डेथ हो गई, और उनका कुछ इस तरीके का था कि कोई डॉक्यूमेंट्स पे साइन करना था। तो जब उनसे साइन कराने गई, तो अम्मा ने कहा मुझे साइन करने नहीं आता, उन्होंने थंब का वो किया। तो बच्चों ने पूछा कि अम्मा आप तो हर वक्त पढ़ती थी, और आप तो कहती वो मेरे इसलिए ताकि आप लोगों को आदत बने। शी मतलब वो कभी भी स्कूल नहीं गई थी। तो बच्चों में आदत सिर्फ तब आएगी जब वो देखेंगे। तो किताब पढ़ने की बड़ी क्रेविंग होती है, लेकिन तब जब वो आपको सोसाइटी से, ट्रेनिंग से, पेरेंट्स पर ये जिम्मेदारी है कि वो बच्चों के अंदर ये आदत डालें। यस, दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। खैर, बहुत अच्छी गुफ्तगू रही हमारी, और बहुत अच्छी अच्छी किताबों के बारे में डॉक्टर सिद्रा ने बताया। उम्मीद है कि जो हमारी नौजवान नस्ल है वो यकीनन ये आदत अपने अंदर पैदा करेगी। इसके साथ आई थिंक हम अलविदा लेते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, फिर मिलते हैं।